नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर 21 की परीक्षा, 16 की परीक्षा, ठीक है। अब आज हम लोग 14 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 के समान अध्ययन के सभी 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और फिर सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। हमसे देश का नाम और क्या राष्ट्रमंडल खेलों में पदकों की कुल संख्या से प्रश्न पूछा जा रहा है। हालांकि ये उस समय के करंट अफेयर है जो आज तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इससे हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि हमें करंट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। देखिए, इससे ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि मतलब खेल से पदकों की संख्या से भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। और हम देख रहे थे कि हम लोगों ने देखा 21 से लेकर आज तक तो खेल से संबंधित करंट अफेयर जरूर पूछे गए, ठीक है। खेल से संबंधित करंट अफेयर जरूर पूछे गए, तो हमारा ये दायित्व होगा कि परीक्षा से पहले खेल से संबंधित जो भी करंट अफेयर हैं, हम उनको एक बार ससरी निगाह से देख के जरूर जाएं, ठीक है। अब देखिए, इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड ने 174 पदक जीता, ठीक है। अब देखिए, भारत ने कितना 64 पदक जीता, ठीक है। कनाडा ने कितना पदक जीता? तो 82 पदक जीता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कितना? 137 पदक जीता, ठीक है। अब देखिए, व्याख्या को देखते हैं। हालांकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत है। कह रहे हैं वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों जो ग्लासगो, अब देखिए एक नई बात पता चली हमें कि ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में, ठीक है। 23 जुलाई से 3 अगस्त 2014 के मध्य आयोजित हुई। इन खेलों में इंग्लैंड 174 पद के साथ प्रथम स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया 137 पद के साथ द्वितीय स्थान पर, ठीक है। और तृतीय स्थान पे कौन रहा ये देखते हैं। तो उसके बाद जो है कनाडा 82 पदक के साथ तृतीय स्थान पर रहा, जबकि भारत जो है 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदक के साथ कुल 64 पद के साथ 5वें स्थान पर रहा। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब कौन पहले पे कौन दूसरे पे, ठीक है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया उसमें कुल 178 पदक के साथ क्या है? प्रथम स्थान पे रहा, ठीक है, प्रथम स्थान पे रहा। और इंग्लैंड अब चला गया पीछे, किस स्थान पे? द्वितीय स्थान पे रहा, ठीक है। तृतीय स्थान पे कनाडा रहा, ठीक है। और चतुर्थ, ठीक है। और भारत क्या है? 5वें से चौथे पे आ गया, किस स्थान पे? चौथे पे। कितने पदक थे भारत के पास? तो कुल 61 पदक थे, ठीक है। कुल 61 पदक थे, जिसमें 22 स्वर्ण पदक था, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है हाँ, हमसे पूछ ये रहे हैं ना कि वह चर, ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि वह चर जिसका हम औसतांक माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह पूछा जा रहा है कि वह चर जिसका हम औसतांक अर्थात माध्य निकालते हैं तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, ठीक है, वह चर जिसका हम माध्य और मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। क्या वह नामित मापनी से मापी जाती है, ठीक है, क्रमिक मापनी से, या फिर अंतराल मापनी से, या फिर आनुपातिक आनुपातिक मापनी से। प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा वह चर जिसका हम औसतांक अर्थात माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह अंतराल मापनी से मापे जाते हैं, ठीक है। वो अंतराल मापनी से मापे जाते हैं, ठीक है। मतलब जिसका हम माध्य निकाल सके और मानक विचलन निकाल सके, वो किस मापनी से मापे जाते हैं? तो अंतराल मापनी से। यही एकदम याद करके जाइए कि वह चर जिसका हम औसतांक अर्थात माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। तो वह किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं? अंतराल मापनी से मापे जाते हैं। पुनः सुनिए, अगर हमसे यह एग्जामिनर पूछे कि वह चर जिसका हम औसतांक तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं, तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा अंतराल मापनी से। अब हम लोग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। हमसे यह कह रहे हैं कि अंतराल मापनी से प्राप्त मापन परिणामों पर गणितीय तथा सांख्यिकीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, ठीक है। उन्हें जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, मध्यमान, प्रामाणिक विचलन, सहसंबंध तथा अन्य सांख्यिकी गणना करने और अपने शोध अध्ययन के प्रदत्तों का संकलन या विश्लेषण करने के लिए उसे जितने भी गणितीय और सांख्यिकी संक्रियाओं की जरूरत है, वह सब इस मापने की सहायता से उपलब्ध हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे एग्जामिनर कि वह चर जिसका हम औसतांक तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वो किस मापनी द्वारा, तो वह किस मापनी द्वारा? अंतराल मापनी द्वारा मापे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? मतलब एक निगेटिव व्यक्ति है, ठीक है, एक निगेटिव वक्तव्य दिया गया है, उस निगेटिव को आपको क्या करना है, बाहर करना है। जैसे आपको निगेटिव दिखे उसको गोला करिए, ठीक है, परीक्षा में तुरंत गोला करिए पेपर में, ठीक, आसान होगा हम लोगों के लिए। अब देखिए कह रहे हैं ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ठीक है, हाँ ठीक है, ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, चलिए ठीक है भाई। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, ठीक है, ठीक है, हम समझ गए कि www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, ठीक है, संदर्भित करता है। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ठीक है, कह रहे हैं कि सीपीयू जो है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को, बस देखिए हल्का सा हेर फेर है, बल्कि सीपीयू किसको करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे देखिए इसमें कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ठीक है, कि सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ये गलत है, बल्कि क्या होगा, सीपीयू किसको करता है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, किसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ध्यान दीजिएगा बहुत हल्का सा हेर फेर है, लेकिन ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पुनः प्रश्न रिपीट हो सकता है, ठीक है। हमसे अगर पूछे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, अगर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा होता तो ये प्रश्न सही हो सकता था, तो यही गलत लिखा है, ठीक है। सीपीयू का क्या मतलब फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एएलयू पूछ सकता है कभी, ऐसे पूछ लेगा कि बताइए, हाँ, कि एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, अब देखिए बहुत बढ़िया, ठीक है, अब देखिए प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं, ठीक है। आपको रामचंद्र शुक्ल का अगर कथन याद आ जाए ना कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर गीत गोविंद के पदों में, जयदेव के गीत गोविंद के पदों में तो लोग आध्यात्मिकता खोज ही रहे हैं, साथ साथ विद्यापति के पदावली में भी, ठीक है। तो वहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि गीत गोविंद किसकी रचना है, ठीक है, क्या जयदेव की है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, या कालिदास की है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होगा गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों अगर आपसे यह पूछे गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो आप परीक्षक को बता दीजिएगा कि जयदेव है। तो विद्यार्थियों अगर आपसे यह पूछे कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन है, ठीक है, रचयिता कौन है, ठीक है, तो कौन है, जयदेव है, कौन है, जयदेव है, ठीक है। गीत गोविंद के अगर आपको लेखक पूछे तो जयदेव है। व्याख्या को देखते हैं, ठीक है, कह रहे हैं गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव है। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे यह पूछे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, हमसे पूछ रहे कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है। हमसे ये पूछ रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत है, मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। अब यहाँ का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक है। हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का जो कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु हमको पता है, लेकिन बताइए कि ये जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है क्या, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है क्या, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, नहीं, मध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, या भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको सही उत्तर जानना है तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। व्याख्या को देखते हैं, व्याख्या में हमसे क्या बता रहे हैं, ठीक है, तो हमसे कहना है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। किसके, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन रात लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, दिन रात क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर, ठीक है। अतः जो स्थान भूमध्य रेखा के समीप होगा वहां दिन रात के समय में कम अंतर होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए
जो भूमध्य रेखा के समीप है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो दिन रात का अंतर होगा कम होगा, क्योंकि अगर भूमध्य रेखा पे देखा जाए तो दिन रात क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर यह पुनः अगर पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी क्या भूमध्य रेखा पर स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर स्थित है, भूमध्य रेखा के दक्षिण स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे यह पूछा जा रहा है, देखिए अब इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न, ठीक है, अभी तक तो मिला नहीं था लेकिन अब मिलने लगे इकोनॉमिक्स से प्रश्न। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं कि जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी मौजूदा, ठीक है, आय 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए है, ठीक है, कह रहे हैं कि वर्तमान की, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है, ठीक है, मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है, खर्चा 12 रुपए है, ठीक है, मौजूदा खर्च कितना है, 12 रुपए है, तो ये कम हुआ ना। तो अब बताइए इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे क्या कहते हैं, क्या बजट घाटा कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं, या फिर प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है, मतलब जो आय कमा रहे हैं, ठीक है, मौजूदा खर्च है उससे कम हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, उसे राजस्व घाटा कहेंगे। ठीक है, उसे राजस्व घाटा कहेंगे। व्याख्या को देखते हैं, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा कि जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में, ठीक है, अपने मौजूदा खर्च की तुलना में, ठीक है, कम होती है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। बजट घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। ठीक है, ठीक है, बजट घाटा बराबर क्या होता है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। ठीक है, अगर आपको बजट घाटा पता करना हो तो जितना व्यय हो रहा है और जितनी प्राप्तियां हो रही हैं घटा दीजिए, पता चल जाएगा कि इतना घाटा जा रहा है। ठीक है, सरकार के कुल व्यय में दो मदें आती हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसी प्रकार कुल प्राप्तियों में उक्त मदों से प्राप्त आय शामिल है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा आय की तुलना में कम हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो राजस्व घाटा कहते हैं। बस, ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न पॉलिटी से हमसे यह पूछा जा रहा है कि मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे संविधान संशोधन की बात कर रहा है। ठीक है, संविधान संशोधन की बात कर रहा है। हमें ये बात तो एकदम स्पष्ट पता है, क्या पता है कि जो हमारे मूलभूत कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य जो थे वो संविधान जब लागू हुआ तब नहीं थे, बल्कि एक संशोधन होता है, जबकि एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो हमसे सन पूछ रहा है कि वो अधिनियम कौन सा था, अधिनियम की जिस वर्ष मूल, ठीक है, जिस वर्ष मूल कर्तव्य जुड़ा। ठीक है, जब हमारा संविधान, ठीक, सबसे पहले मूल कर्तव्य जुड़ता है तो उसमें कितने मूल कर्तव्य है, 10 हैं। लेकिन एक बार 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, अब देखिए बहुत बारीक चीज है लेकिन इससे हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार प्रश्न पूछा कि मूल कर्तव्य जो है किसकी रिपोर्ट के आधार पर जोड़े गए, किसकी अनुशंसा पे जोड़े गए, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे जोड़े गए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको समझना होगा। अब देखिए हमसे कह रहे हैं मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया। ठीक है, क्या 1970 में, 1976 में, 1978 में, 1980 में, तो इसका सही उत्तर होगा 1976 में। अगर हमसे यह पूछे कि मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 1976 ईस्वी में। अब कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है किस संविधान संशोधन से। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको बताना होगा कि 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, कभी ऐसे प्रश्न बोल देगा कि 11वां मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। ठीक है, तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं, इसका व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। हमसे ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। ठीक है, अब देखिए मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस। ठीक है, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, रूस से। मूल अधिकार अमेरिका से। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, अब यह भी प्रश्न बना कि मूल कर्तव्य और मिलाने को दे दिया है और रूस को रूस न लिख के हमेशा पूर्व सोवियत संघ लिख दिया है, यूएसएसआर लिख दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा। इन्हें
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 1976। ठीक है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। ठीक है। अगर हमसे पूछे कि मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है। प्रारंभ में इनकी संख्या कब थी, कितनी थी? तो 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। और उसमें क्या था कि यही कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रत्येक माता पिता का दायित्व होगा, या प्रत्येक माता पिता का दायित्व होगा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। ठीक है। यही मूल कर्तव्य था 11वां। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि गुजरात राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है। जो आज हम लोग की राज्यपाल महोदय है, वही क्या है? गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। अब देखिए उमा भारती, ये फिर से रिपीट हो सकता है, ममता बनर्जी, आनंदी बेन पटेल, वसुंधरा राजे। तो इसका सही उत्तर है आनंदी बेन पटेल। अगर हमसे पूछे गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आनंदी बेन पटेल थी। ठीक है। व्याख्या को देखते हैं। आनंदी बेन पटेल गुजरात राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री थी। वे इस पद पर 22 मई 2014 को, ठीक है, 2016 तक रही। वे जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न करंट से पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2014 का खिताब किसने जीता? ठीक है। तो विद्यार्थियों हमारा विज्ञापन ये कौन सा है? ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की परीक्षा का ये विज्ञापन था। ठीक है। और इसकी परीक्षा 15 में हुई। इसकी परीक्षा कब हुई? 15 में हुई। ठीक। और 14 की करंट अफेयर को पूछ रहा है, मतलब हमें एक साल के मोटा मोटी करंट अफेयर को तैयार करके परीक्षा में जाना होगा। जैसे हम लोग 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम लोग को 24 का करंट तैयार हो, जो 25 के कुछ महीने बीते उनका करंट तैयार हो। ठीक है। तो नैया पार हो सकती है। अब देखिए कह रहे हैं कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2014 का खिताब किसने जीता? ठीक है। जॉन स्मिथ ने जीता, जिम्मी वाइट ने जीता, स्टीफन हेनरी ने जीता, मार्क सेल्बाई ने जीता। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है मार्क सेल्बाई ने जीता। ठीक है। मार्क सेल्बाई ने जीता। ठीक है। अगर हमसे पूछे कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2014 का खिताब किसने जीता, तो मार्क सेल्बाई ने जीता। ठीक है। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहा है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2014 19 अप्रैल से 5 मई 2014 के मध्य इंग्लैंड के शेफील्ड में संपन्न हुआ। इस चैंपियनशिप के विजेता मार्क सेल्बाई थे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2018 21 मई से 7 मई 2018 के मध्य इंग्लैंड के शेफील्ड में संपन्न हुआ। ठीक है। अब देखिए इस चैंपियनशिप में मार्क विलियमसन ने जॉन हिगिंस को हराया और वर्ष 2023 में लूका ब्रेसिल ने यह खिताब जीता था। ठीक है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर हमसे पूछे कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो लूका ब्रेसेल्स ने। ठीक है। लूका ब्रेसेल्स ने जीता। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्यतः नहीं कही जाती है, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं, तो क्या उन्हें कहते हैं? कि कह रहे हैं पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा, ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा, वर्णात्मक सांख्यिकी द्वारा, आधारभूत सांख्यिकी द्वारा। ठीक है। जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं समान नहीं कही जाती, ठीक है, तो आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं किसके द्वारा? नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी के द्वारा। ठीक है ना। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? जब जनसंख्या की प्रकृति जिससे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, तो ये आंकड़े किससे विश्लेषित किए जाते हैं? ठीक है। तो नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा। ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं समान नहीं कही जाती, नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं। ठीक है। जब जनसंख्या की प्रकृति जिससे नमूने लिए जा रहे हैं अगर वो समान नहीं कही जाती, तो उसको किसके द्वारा विश्लेषित करेंगे? नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा। नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा जब जनसंख्या की प्रकृति जिससे नमूने लिए जा रहे हैं सामान्य नहीं कही जाती, तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा वो विश्लेषित की जाती है। ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। देखिए एक एब्रिविएशन फुल फॉर्म से प्रश्न आने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों। हमसे कह रहे हैं कि साइट का अर्थ है, साइट का क्या अर्थ है? सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग।
सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, साउथ इंडियन ट्रेड स्टेट, ठीक है, स्टेट, या फिर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। साइट का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमको बताइए साइट का फुल फॉर्म क्या है। क्या वह सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो साइट का फुल फॉर्म क्या होगा, साइट का अर्थ है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर क्या होगा, दूसरा होगा। अगर हमसे पूछे कि साइट का क्या अर्थ है, ये साइट का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना होगा कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या बताना होगा, हमें बताना होगा कि साइट का फुल फॉर्म क्या है, साइट का फुल फॉर्म क्या है। साइट का फुल फॉर्म अगर हमसे एग्जाम में पूछे तो हमें बताना होगी सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर हमसे एग्जामिनर या पूछे साइट का फुल फॉर्म क्या है, तो साइट का फुल फॉर्म होगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर हमसे साइट का फुल फॉर्म पूछे एग्जामिनर तो हमें यह बताना होगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है, ठीक है। मतलब किस प्रकार मतलब प्राकृतिक खतरों के चार प्रकार दिए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतरे, ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना किसमें है, ठीक है। क्या भूकंप से हो सकती है, जंगल में आग से हो सकती है, ज्वालामुखी उद्भेदन से हो सकती है, या फिर अकाल और बाढ़ से, ठीक है। तो अकाल और बाढ़ के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है, ठीक है, अकाल और बाढ़, ठीक है। अकाल और बाढ़ से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा अकाल और बाढ़, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि निम्नलिखित, अगर हम प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना किससे होगी, तो अकाल और बाढ़ से मनुष्य को, ठीक है, नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होगी। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि वह चर जिसका हम औसतांक तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, ठीक है, वो किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं, तो अंतराल मापनी द्वारा मापे जा सकते हैं। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव की है, ठीक है। अगर हमसे यह पूछे कि जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा क्या है, विश्लेषित की जाती है, ठीक है। अगर हमसे साइट पे फुल फॉर्म पूछे तो आपको तुरंत बताना होगा कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि किस प्राकृतिक खतरों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की अधिक संभावना होती है, तो अकाल और बाढ़ द्वारा, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से, ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का क्या क्या महत्वपूर्ण कारक है, क्या बेरोजगारी है, ठीक है, कृषि अक्षमता है, ठीक है, कृषि अक्षमता है, या फिर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं का अभाव है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि है। तो क्या है, बेरोजगारी के कारण तो ग्रामीण बहिर्प्रवास हो रहा है, ठीक है, बेरोजगारी के कारण क्या हो रहा है, अगर बेरोजगारी ना होती सबके पास पैसा होता तो कौन गांव अपना छोड़ना चाहता है, ठीक है, कौन आके तैयारी करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता, ठीक है। तो भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारण क्या है, ठीक है, बेरोजगारी है, ठीक है, बेरोजगारी है। हमारे सामने 14 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। हमसे ये एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि हमको बताइए एक चार मैं आयोग दे रहा हूं उसमें से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रश्न है, हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। अब देखिए निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, योजना आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग ये क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका अब नाम क्या है, इसी को अब कहते हैं नीति आयोग, ठीक है, इसी को नीति आयोग कहते हैं। 2015 से ये हो गया, इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। तो योजना आयोग क्या है,
संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, अब व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 2021 के असिस्टेंट के पेपर में और 2014 के असिस्टेंट पेपर में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करके जाइएगा। अब देखिए कह रहे हैं योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रिय विद्यार्थियों, कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव था। ठीक है, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसका नाम कब बदला गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थान नीति आयोग ने दे लिया। बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 जनवरी 2015 को इसका नाम क्या है, योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। ठीक है, काम वही है, बस नाम बदल दिया गया। कह रहे हैं कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, क्या वह शेरों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, गायों के लिए प्रसिद्ध है, गायों के लिए, ठीक है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, या फिर वो चीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखिए वैसे तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आयोग ने अपने जब प्रारंभिक उत्तर कुंजी दी तो चीता माना। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा, देखिए ये प्रश्न पुनः रिपीट हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि, और उसको अगर विकल्प सही कर दिए ना तो आप ये मत खोजिएगा कि ये गलत है प्रश्न, नहीं, उसमें सही उत्तर खोजिएगा कि बाघ। ठीक है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपसे पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या को देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ दुर्लभ किसके जीव जंतु पाए जाते हैं, विलुप्त प्राय जीव बारहसिंगा यहाँ पाया जाता है। आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प दिया था, चीतों के लिए माना था। ठीक है, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के लिए सभी को समान अंक दिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित हुई। ठीक है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो सिलेबस है ना उसमें हमारी जो यूनिट सेकंड है, ठीक है, उसमें भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका है। ठीक है, अब वहां से प्रश्न बन ही रहे हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, कौन सा विश्वविद्यालय कब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, सुधार में कौन कौन सी चीजें की गई, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे ही। हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए हमें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, क्या 1982 को हुई, ठीक है, क्या 1982 को हुई, ठीक है, 1985 को हुई, या फिर 1986 को हुई, या 1992 को हुई। ठीक है, तो इग्नू की स्थापना कब हुई, इसी को देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसी को हम लोग कह देते हैं इग्नू। ठीक है, क्या कह देते हैं, इग्नू। इसकी स्थापना कब हुई, 1985 को हुई। कब हुई, 1985 को हुई। तुरंत ध्यान दीजिए, अगर पूछे इग्नू की स्थापना कब हुई, ठीक है, 2-3 बार लिख लीजिए कॉपी पे, तो 1985 को हुई। पुनः प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। ठीक है, हमसे पूछे कि इग्नू की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो आप तुरंत बताइए 1985 में हुई। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो स्थापना तो 1956 में हुई, पहली बार संस्तुति 1953 में की गई। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं हम लोग क्या बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि, अब देखिए कह रहा है कि 1985 में, ठीक है, 1985 में हुई, या फिर 1982 में हुई, ठीक है, 1985 में हुई, या 1986 में, 1992 में, तो इसका सही उत्तर क्या, 1985 में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के नाम से जाना जाता है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1985 में हुई। दूरस्थ तथा मुक्त शिक्षा हेतु उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा हेतु उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब देखिए हमारे सामने 17 नंबर का प्रश्न है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि परिकल्पना, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि हाइपोथेसिस, ठीक है, परिकल्पना, परिकल्पना का क्या तात्पर्य है, ठीक है, हाइपोथेसिस का क्या तात्पर्य है, क्या अंतिम उत्तर प्राप्त करना, ठीक है, संभावित उत्तर, ठीक है, अनुसंधान की सीमा, अनुसंधान प्रश्न, ठीक है, आपको नहीं आ रहा, व्यवहारिक बैठ के सोचिए कि परिकल्पना है तो हाइपोथेसिस, ठीक है, किस लिए हो सकता है, तो क्या है,
संभावित उत्तर के लिए, ठीक है। संभावित उत्तर के लिए परिकल्पना का क्या तात्पर्य है? संभावित उत्तर। परिकल्पना का अगर आपसे तात्पर्य पूछे तो उसका क्या उत्तर होगा? संभावित उत्तर। व्याख्या को देखते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित उत्तर पर विचार करना है, ठीक है। परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित उत्तर पर विचार करिए। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है, ठीक है। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात हम उसमें कारणों तथा कार्य कारण संबंध में पूर्व चिंतन कर लिया गया है, अर्थात अमुक समस्या का यह कारण हो सकता है, यह निश्चित करने के पश्चात उसका परीक्षण प्रारंभ हो जाता है। फिर विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि परिकल्पना से तात्पर्य क्या है, ठीक है, तो संभावित उत्तर पर विचार करना, ठीक है। परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित संभावित उत्तर पर विचार करना है, ठीक है। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है, यह भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए, हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में लिंग भेद अनुपात है, ठीक है। लिंग भेद अनुपात है, क्या पुरुष और महिला बराबर हैं, ठीक है। पुरुष अधिक है, महिला कम है, या फिर महिला अधिक है और पुरुष कम है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बहुत व्यवहारिक प्रश्न है, क्या पुरुष अधिक है और महिला क्या है? कम है, ठीक है। लिंगानुपात प्रति हजार व्यक्ति पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार, अब देखिए ये प्रश्न रिपीट हो सकता है क्योंकि इसके बाद जनगणना हुई नहीं। आपसे यही प्रश्न पूछ लेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? अब बना देगा प्रश्न, एकदम नजदीकी विकल्प बनाएगा, 942, 941, 943, 944, ठीक है। तो आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तुरंत बताएंगे क्या कि 943, ठीक है। उसमें महिलाएं कम थी, ठीक है। 943 मतलब 1000 अगर पुरुष है तो 943 क्या है? 943 महिलाएं हैं, ठीक है। तो पुरुष की संख्या अधिक हुई ना, तो यही है कि पुरुष की संख्या अधिक है और महिला की संख्या कम है, ठीक है। जनगणना बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, ठीक है। समय होगा तो पढ़ के जाइए, एक बार रिपीट कर लीजिएगा 2011 का जनगणना, ठीक है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक्सेल का प्रयोग होता है, ठीक है। एक्सेल का प्रयोग होता है कहां पर? दृश्य वार्ता के लिए होता है, बहुमाध्य प्रस्तुति के लिए होता है, प्रदत्त विश्लेषण के लिए होता है, या दूरवर्ती संचरण के लिए होता है, ठीक है। तो एक्सेल का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो एक्सेल का प्रयोग प्रदत्त विश्लेषण के लिए होता है। एक्सेल का प्रयोग कहाँ होता है? प्रदत्त विश्लेषण के लिए, हम लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। एक्सेल का प्रयोग, एक्सेल का यूज कहाँ होता है? तो प्रदत्त विश्लेषण के लिए होता है, प्रदत्त विश्लेषण के लिए होता है। एक्सेल का यूज कहाँ होता है? तो प्रदत्त विश्लेषण के लिए होता है। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि एक्सेल का प्रयोग होता है, तो एक्सेल का प्रयोग प्रदत्त विश्लेषण के लिए होता है। एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ठीक है। स्प्रेडशीट है जो सांख्यिकी वर्णन करने तथा चार्ट बनाने में सहायता देता है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकॉर्ड तथा सूचनाएं व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है, वे लोग एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या है? एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो सांख्यिकी गणना करने, चार्ट बनाने में सहायता देता है, ठीक है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकॉर्ड तथा सूचनाएं व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है, वे लोग एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है, ठीक है। बस आपको सन पता हो ना, एक प्रश्न आपका सही है, 1942 में, 1947 में, 1922 में, या 1937 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है? तो 1942 ईस्वी से, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब से जुड़ा है? तो 1942 ईस्वी से जुड़ा है। अब व्याख्या को देखते हैं, देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया, ठीक है। क्या हुआ? महात्मा गांधी ने जब क्रिप्स मिशन क्या हो गया? विफल हो गया, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? 8 अगस्त 1942 को, देखिए इसका जो डेट है ना वो भी आपको याद करना होगा। 8 अगस्त, देखिए अगर यही रिपीट कर दे और इसमें जब डेट दे देगा ना तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर अगर उसमें दे दे 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, ठीक है, तो फिर क्या है, बहुत नजदीकी हो जाएगा जब मामला, तो यही प्रश्न हो जाएगा कठिन, ठीक है। तो आप पहले से ध्यान रखिए कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चला था, ठीक है। कहां से? मुंबई या मुंबई, मुंबई या बंबई,
में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए हमसे ये पूछ रहा है ना, हमसे ये बता रहा है कि 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी ने, ठीक है, बंबई सत्र में भारत क्या नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया। ठीक है, अगर हमसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1942 में। अब देखिए हमारे सामने 21वां नंबर का प्रश्न, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, संविधान संशोधन से हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन में प्रथम संशोधन कब हुआ। ठीक है, माफ करिएगा, हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। ठीक है, तो प्रथम संशोधन कब हुआ, क्या 49 में हुआ, 50 में हुआ, 51 में हुआ या 52 में हुआ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 51 में हुआ। हमसे पूछे कि भारतीय संविधान प्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। क्या हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ था, अब इसको व्याख्या में हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में पहली बार 1951 में संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, इसे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1951 के नाम से जाना जाता है। इसे संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया। कब, 10 मई 1951 को। ठीक है, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास कर दिया गया। ठीक है, मतलब 10 मई को पेश किया गया और लगभग कितने दिन बाद, 20 दिन इधर और 38 दिन बाद क्या है, मतलब 18 जून को 38 दिन बाद संसद में पास कर दिया गया। संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए। ठीक है, पहले में क्या किया गया, मौलिक अधिकारों में भी कुछ परिवर्तन हुए। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर, हालांकि उस समय जो रहे होंगे उन्हीं से प्रश्न बना है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, क्या वो अभिषेक बच्चन थे, ठीक है, अमिताभ बच्चन थे, दीपिका पादुकोण थी, उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दीपिका पादुकोण थी। ठीक है, अगर हमसे यह पूछे एग्जामिनर कि भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दीपिका पादुकोण थी। ठीक है, उस समय थी। अब देखिए व्याख्या में देखते हैं, कहना है कि प्रश्नकाल में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण थी। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम है। ठीक है, मैरी कॉम वर्तमान में बता रहे हैं। अब देखिए 23 नंबर का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न पूछा था, उसमें पूछा था कि बच्चों को कला और विज्ञान सिखाने को क्या कहते हैं, तो पेडागॉगी कहते हैं। वहां ऐसे प्रश्न पूछा। अब देखिए यहाँ क्या प्रश्न पूछा, कह रहा है पेडागॉगी किससे जुड़ा हुआ है, प्रयोगशाला से, व्यायामशाला से, पुस्तकालय से, पठन पाठन या शिक्षण कार्य से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पठन पाठन शिक्षण कार्य से। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि पैडागॉजी किससे जुड़ा शब्द है, ठीक है, या पैडागॉजी किससे जुड़ा शब्द है, तो पठन पाठन शिक्षण कार्य से जुड़ा है। ठीक है, पैडागॉजी पठन पाठन शिक्षण कार्य से संबंधित है। ठीक है, पैडागॉजी पठन पाठन शिक्षण कार्य से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि आईसीटी में, ठीक है, आईसीटी में सी का अर्थ क्या है। ठीक है, आईसीटी में सी का अर्थ क्या है। अब देखिए आपको अगर आईसीटी का फुल फॉर्म पता हो ना, तो अभी ये बता लेंगे कि अगर आपको पता हो कि इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है आईसीटी, मतलब आपका सिलेबस में जो दिया गया है, ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अगर आपको आईसीटी का फुल फॉर्म पता हो तो भी आप एक प्रश्न सही कर लेंगे। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि आईसीटी में सी का अर्थ है कंप्यूटर, ठीक है, केवल संचार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संचार अर्थात क्या, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म, फुल फॉर्म आईसीटी का फुल फॉर्म होता है क्या, कि इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिए व्याख्या अपन देखते हैं। हमसे कह रहा है कि आईसीटी का पूर्ण रूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, अतः आईसीटी में सी का अर्थ क्या होगा, कम्युनिकेशन अर्थात संचार है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं मैन का अर्थ है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं मैन का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि मैन का फुल फॉर्म बताइए, मैन का। ठीक है, क्या मुंबई एरिया नेटवर्क होता है, मेगा एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, या मद्रास एरिया नेटवर्क होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा कि मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, एरिया
नेटवर्क, ठीक है। मैन का फुल फॉर्म अगर पूछे तो आप एग्जामिनर को बता दीजिएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न हमारे सामने, हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक, ठीक है, कौन राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, ठीक है। क्या कर्नाटक, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भारत में कौन सा राज्य अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, ठीक है। भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो आपको यह उत्तर बताना होगा कि जो है कर्नाटक सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। मसालों के लिए केरल जाना जाता है, ठीक है। हमसे अगर पूछे कि भारत में, ठीक है, क्या पूछे, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, तो उसका सही उत्तर होगा कर्नाटक करता है, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक देश में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन लगभग 71%, तत्पश्चात केरल में 20%, तमिलनाडु में लगभग 5, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान आता है, ठीक है। मतलब सबसे अधिक 71% देखिए तो हमारा कर्नाटक देश करता है, हमारे भारत राज्य का, हमारे भारत देश का, ठीक है, कर्नाटक। उसके बाद क्या 15% केरल करता है, 20%, ठीक है। अब देखिए जैसे अब मान लीजिए मैप है, मैप में आप समझेंगे तो आपको और ध्यान आएगा, ठीक है। अब जैसे कर्नाटक यहाँ है, ठीक है, ये कितना करता है, तो ये 71% करता है, ठीक है। अब इसी के नीचे क्या केरल है, ये कितना करता है, 20% करता है, ठीक है, 20%, ठीक है। अब देखिए इसके बगल में ये एरिया जो है तमिलनाडु का है, ये कितना करते हैं, तो 5% करते हैं, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, फिर उड़ीसा है, मतलब देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत से जुड़े हुए राज्य हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, हमसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बहुत हुए, ठीक है, कई कई अध्यक्ष बने, ठीक है, हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन हमको ये बताइए कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। क्या लखनऊ के, मद्रास के, बेलगांव के, कराची के, ठीक है। तो बेलगांव के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। बेलगांव में क्या हुआ, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के उसका अधिवेशन किसने किया, अध्यक्षता किसने की, तो बेलगांव में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। व्याख्या को देखते हैं, हमसे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में कब किया, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। 1924 में कब किया, 1924 में कहा किया, बेलगांव में। महात्मा गांधी ने मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 2016 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यह भी पूछा हुआ है, एसी मजूमदार ने की थी। हमसे पूछे कि वर्ष 1916 के, ठीक है, वर्ष 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो एसी मजूमदार ने किया था, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, हमसे 28 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है कि बताइए, बताइए सीबीडीटी, ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए हमको कि सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है। क्या वह व्यापार कर है, सीमा शुल्क है, आबकारी कर है, या आयकर है, ठीक है। आयकर है, ठीक है, सीबीडीटी, सीबीडीटी क्या है, आयकर है, ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा है, तो आयकर के करों के साथ जुड़ा है, ठीक है। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं, बहुत बात स्पष्ट होने वाली, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। हमसे कह रहे हैं कि भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के से अधिकार प्राप्त है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। एक और सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, अगर हमसे पूछे कि सीबीडीटी किस कर से जुड़ा है, तो आयकर से जुड़ा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है कि बताइए हमको भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है। विद्यार्थियों हमसे पूछा ये जा रहा है कि भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता, ठीक है, घुमा रहे हैं, कह रहे कि चेयरमैन करता है, उपाध्यक्ष करता है, अध्यक्ष करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं करता है। तो भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, अरे अध्यक्ष करेगा। कौन अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। हमसे पूछे कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, किस में है, आर्टिकल 81 में है, ठीक है, 81 में है। लोकसभा की चर्चा किसमें, आर्टिकल 81 में है, ठीक है। अब देखिए
संसद की चर्चा किसमें है, तो 79 में है। राज्यसभा की 80 में है, ठीक है। 81 में क्या है, लोकसभा है। अब देखिए हमारे सामने अगला ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत चर्चित करंट अफेयर है। कह रहे हैं तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ये फिर प्रश्न बन सकता है। क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में सामने आया। अब पूछ रहे हैं कि मतलब इसका कौन प्रथम मुख्यमंत्री बना। चंद्रबाबू नायडू बने, जगत मोहन रेड्डी बने, वाईएस विजयमाला बने, या के चंद्रशेखर राव। तो के चंद्रशेखर राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव। व्याख्या देखते हैं। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, ठीक है। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। इनका कार्यकाल 2 जून 2014 से 7 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। लगभग कितने वर्ष रहे, लगभग आपका 6 3 9 वर्षों तक ये रहे। 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में जो विधानसभा हुआ उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। अब देखिए आज से हम लोग एक नई चीज शुरू कर रहे हैं कि हम लोग लास्ट में जितने 30 प्रश्न हम लोगों ने किया है उनका जो है जल्दी जल्दी में रिवीजन करेंगे, ठीक है। जो चर्चित प्रश्न होंगे, जैसे हमसे एक बार ये प्रश्न पूछा कि वह चर जिसका औसतांक माने माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं, तो अंतराल मापनी द्वारा मापे जाते हैं, ठीक है। हमसे यह प्रश्न पूछा कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो उसमें यह लिख दिया था कि सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। गलत। सीपीयू किसको संदर्भित करता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। हमसे गीत गोविंद का लेखक पूछा गया, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव है। हमसे ये पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो कहा, कर्क रेखा के, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। कन्याकुमारी कहाँ है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। फिर हमसे यह पूछा गया कि मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया, तो इसका सही उत्तर था 1976 42 संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। हमसे यह पूछा गया कि गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल जी थी। हमसे ये पूछा गया कि वह जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं समान नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं किसके द्वारा, नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा, ठीक है। साइट साइट का फुल फॉर्म पूछा तो उसका सही उत्तर था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। हमसे पूछा कि किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो अकाल और बाढ़ के द्वारा, ठीक है। हमसे पूछा कि भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो बेरोजगारी है, ठीक है। हमसे यह भी प्रश्न पूछा कौन संवैधानिक संस्था नहीं है, तो उसमें योजना आयोग दिया था। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं, क्योंकि क्या हुआ जब 1950 को ये केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित करके इसकी स्थापना करता है, तो ये संवैधानिक क्या है, संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध किस लिए है, तो यह पूछा हमसे कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर में बाघ दिया नहीं था तो प्रश्न को यह करना पड़ा, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमसे यह पूछा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1985 में हुई, ठीक है। फिर हमसे यह पूछा कि परिकल्पना का तात्पर्य क्या है, तो संभावित उत्तर है। फिर हमसे भारत में लिंग भेद अनुपात पूछा, तो उसमें यह सही उत्तर था कि पुरुष की संख्या अधिक है महिला कम है। कितना है, 943 है, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। हमसे यह पूछा एक्सेल का प्रयोग होता है, तो हम लोगों ने बताया वहां कि प्रदत्त विश्लेषण के लिए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में, ठीक है। हमसे पुनः प्रश्न पूछा कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ, ठीक है। फिर हमसे पूछा कि उस समय बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, ठीक है, तो दीपिका पादुकोण था, लेकिन आज कौन, मैरीकॉम है, ठीक है। अब देखिए फिर हमसे पूछा पेडागॉगी किससे जुड़ा हुआ है, तो पठन पाठन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आईसीटी में सी का मतलब पूछा, तो सी का मतलब कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। हमसे पूछा मैन का अर्थ मतलब मैन का फुल फॉर्म पूछ लिया, 2 फुल फॉर्म पूछ लिया एक ही परीक्षा में, ठीक है। देखिए एक साइट का पूछा, एक मैन का पूछा, ठीक है, साइट का पूछा, मैन का पूछा, ठीक है, और आईसीटी में भी समझ लीजिए पूछ ही लिया क्योंकि सी का मतलब पूछ लिया, ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण। फिर हमसे पूछा कि सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो हम लोगों ने देखा कि 71% कौन करता है, कर्नाटक करता है, फिर केरल करता है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो जो
बेलगांव वाला था, ठीक है। कब हुआ? 1924 को उसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। सीबीटी किस प्रकार के कार्यों से के साथ जुड़ा है? तो आयकर के साथ जुड़ा है, ठीक है। फिर हमसे यह प्रश्न पूछा कि भारत संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। हमसे अंतिम प्रश्न यह पूछा था कि तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने 5 मिनट में 30 प्रश्नों को देख लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।